हेलो विद्यार्थी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आपका कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था। प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, समझना। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की अवस्था एवं पदार्थ के गुण, और पदार्थ के गुण मैंने आपको दो बताए थे। नंबर 1 बताया था भौतिक गुण और नंबर दूसरा रासायनिक गुण, और उन्हीं के आधार पर मैंने प्रिय छात्र छात्राओं आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में समझाया। और अंत में मैंने आपके बुक के जो 3 क्रियाकलाप थे उनके बारे में पूरा विस्तार से समझाया, और मैंने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, और जब नया पदार्थ प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में मैंने आपके लिए जब 3 क्रियाकलाप समझाए थे, नंबर 1 बताया था कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं, दहन का अर्थ मैंने बताया था उसको हम जलाते हैं, तो श्वेत चूर्ण यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण हमें प्राप्त होता है। दूसरा क्रियाकलाप मैंने आपके लिए बताया था कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है। और नए पदार्थों में प्रिय छात्र छात्राओं मैंने आपको बताया था कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसके अलावा तीसरे क्रियाकलाप में आपको मैंने समझाया था कि जब जिंक, दानेदार जिंक की जब हम तनु H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो उपयुक्त क्रियाकलापों के द्वारा हमने देखा कि तीनों ही अभिक्रियाएं जो मैंने आपको समझाई, तीनों जो क्रियाकलाप आपको बताए, तीनों में यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और जहां नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और उसी को यानी क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं आज आगे सिलेबस की तरफ। तो देखिए यहां पर एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है, ध्यान समझना प्रिय छात्र छात्राओं, कि दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसा मैंने अभी आपको बताया। प्रश्न बनता है कि हम किन आधारों पर कह सकते हैं, किन लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ध्यान देना, प्रश्न को नोट करना, अपनी रफ कॉपी में लिखना। बाकी प्रश्न उत्तरों की PDF मैं आपको भेजूंगा लिंक में। जैसे ही आप जुड़ जाएंगे सब बच्चे तो आपको PDF भेजी जाएगी, उसको आप फेयर कॉपी में लिखना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको केवल आप रफ कॉपी में ही नोट करना। तो सुनना, प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि किन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं
किन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है? तो मैं आपको उत्तर बता रहा हूं उसका कि निम्न में से किसी भी एक लक्षण को देखकर, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लक्षण हैं, निम्न में से किसी एक लक्षण को देखकर हम स्पष्ट कर सकते हैं या स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आपके सिलेबस का अगला प्रश्न यही है। तो यानी किन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो देखना प्रिय छात्र छात्राओं कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर या निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए नंबर 1 कौन सा है? अवस्था में परिवर्तन। ध्यान देना, अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन। मैंने आपको बताया था पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्थाएं मैंने और समझाई थी आपके लिए। नंबर 1 प्लाज्मा और अगली मैंने बताई थी BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? तो नंबर 1 हम अवस्था में परिवर्तन के आधार पर भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था आपके लिए कि माना कोई ठोस अवस्था में है, कोई पदार्थ कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाए, या द्रव में है तो वो गैस अवस्था में बदल जाए। तो इससे क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन के लक्षण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर 2 जो है आपका ध्यान दे के समझना। नंबर 2 रंग में परिवर्तन। नंबर 2 कौन सा है? रंग में परिवर्तन। अगर रंग में परिवर्तन हो जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या होता है पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब नंबर 3 है तापमान में परिवर्तन। क्या है? तापमान में परिवर्तन। यानी तापमान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। तो इसके आधार पर भी ध्यान देना प्रिय छात्राओं, इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है? संपन्न हुई है। नंबर अगला है इसमें कि गैस का उत्सर्जन, यानी किसका? गैस का। कोई गैस का निर्माण हो जाए, गैस का उत्सर्जन या निकास, गैस का उत्सर्जन या निकास। जैसे कि कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, ध्यान हो आपको, क्रियाकलाप मैंने बताया था कि भाई Zn प्लस H2SO4, यानी ZnH2SO4। Zn क्या है? यहाँ पर जिंक है। क्या है? जिंक एक धातु है और ये किससे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए प्रिय छात्राओं, अभिक्रिया के बाद क्या बना रहा है? अभिक्रिया के बाद बना रहा है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट प्लस क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। किसका निष्कासन हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का। तो देखिए गैस का उत्सर्जन या क्या हो रहा है? निकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो गैस का जब उत्सर्जन होता है या निकास होता है तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है? संपन्न हुई है। तो लास्ट पॉइंट है अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है अशुद्धि। क्या होती है? अशुद्धि। जो किसी परख नली होता है या पात्र होती है ना, उसकी तली में क्या हो जाती है? बैठ जाती हैं, उनको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है ना? तो अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तो उपयुक्त जो मैंने आपको 5 बिंदु लिखे हैं या उपयोग जो मैंने 5 आपके लिए बिंदु बताए हैं, इनमें से किसी एक लक्षण को देखकर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है? संपन्न हुई है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताया है। किन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है? संपन्न हुई है। तो हम निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर या हम निम्नलिखित लक्षणों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और कितने लक्षण मैंने बताए हैं आपके लिए? 5। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 तापमान में परिवर्तन, नंबर
4 क्या बताया, गैस का उत्सर्जन या निकास, और नंबर 5वां बताया मैंने अपक्षेप का बनना। किसका, अपक्षेप का बनना। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है रासायनिक यानी समीकरण। अगला टॉपिक आपका सिलेबस का जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है आपका रासायनिक समीकरण। तो ध्यान देना, रासायनिक समीकरण। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न बनता है इसमें, पहला प्रश्न पाठ का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 5 अंक का ये पाठ, कितने अंक का है, 5 अंक का है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैंने आपको समझा दी थी। अब है रासायनिक समीकरण। तो प्रश्न बनता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। नंबर 1 होते हैं शब्द समीकरण। कौन से होते हैं, शब्द समीकरण। और नंबर दूसरे होते हैं रासायनिक समीकरण। ध्यान देना मेरी बात को, नंबर 1 कौन से होते हैं, शब्द समीकरण, और नंबर दूसरे कौन से होते हैं, रासायनिक समीकरण। कौन से होते हैं, रासायनिक समीकरण। तो देखिए मैं आपको बहुत डीपली आधार पर समझा रहा हूं। सीधा रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आपको शब्द समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि भाई शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो देखना प्रिय छात्र छात्राओं कि शब्द समीकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना परिभाषा पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को, समझना मेरी बात को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को, यानी शब्द के रूप में क्या करना, निरूपित करना, शब्द के रूप में क्या करना, प्रदर्शित करना, क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। दोबारा सुनना डेफिनेशन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों या क्रियाफलों को शब्दों के रूप में, किसके रूप में, शब्दों के रूप में व्यक्त करना या शब्दों के रूप में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। तो देखिए अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उससे पहले आप 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। अभी 2 शब्द आए थे इसमें, अभिकारक और उत्पाद। तो ध्यान देना, कक्षा 9th में मैंने आपके लिए अभिकारक और उत्पाद, जिसको हम क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं, उनकी परिभाषाएं बताई थी। लेकिन एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूं। तो पहले आपको अभिकारक कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, तब आपके रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पहले मैं आपको अभिकारक के बारे में बता रहा हूं कि भाई अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक, तो ध्यान देना अभिकारक किसे कहते हैं, समझना, बात को नोट करना डेफिनेशन को कि अभिकारक किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक, दोबारा सुना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। आई बात समझ में, नोट करना, किसी रासायनिक, नोट करना परिभाषा को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लेने वाले, भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कह देते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कह देते हैं, पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। 3 नाम है इसके,
अभिकारक भी कह देते हैं इनको, क्रियाकारक भी कह देते हैं इनको, और अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, तीनों नाम लिख दिए मैंने आपको समझने के लिए, डीपली नॉलेज दे रहा हूं आपके लिए, ध्यान से नोट करना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिख रखा है ऊपर कि जेडेन, जेडेन क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है? जिंक। जब जेडेन H2SO4, H2SO4 जानते हैं आप, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कल भी मैंने बताया था, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा। तो देखिए जेडेन प्लस H2SO4, तो यहां पर जेडेन और जो H2SO4 हैं ये क्या हैं? अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक। आई बात समझ में? क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या करा रहे हैं? प्रारंभ करा रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या करा रहे हैं? शुरू करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? शुरू करा रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करा रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और जो भाग लेने वाले जो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। दूसरा देखना, एक मैंने बोला था इसमें उत्पाद या क्रियाफल, या इसको हम प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो समझना, उत्पाद या क्रियाफल किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो नोट करना मेरी डेफिनेशन को ध्यान से। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, समझना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले। एक ही बात है, लैंग्वेज है, कैसे भी आप अपने हिसाब से सेट कर लेना इसको, ध्यान दे के समझना इसको। तो देखिए समझना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाफल कहते हैं। समझना मेरी बात को, नोट करना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल के नाम से जानते हैं, या उनको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्यों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। और जहां नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन हुआ तो मतलब क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जैसे उदाहरण समझिए, Zn प्लस H2SO4, क्या कह रहा था मैं इनको? अभिकारक। क्या बने क्रियाफल के रूप में? हमें क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट हुआ, प्लस क्या हुई? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर जिंक सल्फेट और जो हाइड्रोजन है ये क्या है? उत्पाद या क्रियाफल हैं। क्या है? उत्पाद या क्रियाफल, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ। और दो बिंदु और ध्यान कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण दो बिंदु बता रहा हूं कि जो अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं? अभिकारक, ये हमेशा
तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं। यानी जो तीर का चिन्ह है अपना, ये तीर का चिन्ह नजर आ रहा होगा बोर्ड पर आपको। तीर के चिन्ह के कहां लिखे जाते हैं? बाईं ओर। कहां लिखे जाते हैं? बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब है LHS। क्या होता है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। H यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, क्रिया कारक या अभिकारक या अभिकर्मक ये हमेशा तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाते हैं। सीधा सा तात्पर्य यह है कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। जबकि उत्पाद जो होते हैं, क्या होते हैं? उत्पाद जो होते हैं या क्रियाफल जो होते हैं या प्रोडक्ट जो होते हैं, ये हमेशा तीर के चिन्ह के बाईं, कौन सी ओर? दाईं ओर। तीर के चिन्ह के कौन सी? दाईं ओर लिखे जाते हैं। ध्यान देना, कौन सी ओर? दाईं ओर, राइट हैंड साइड, जिसको हम RHS यानी राइट हैंड साइड के नाम से भी जानते हैं। और अपने जो क्या होते हैं? अभिकारक जो होते हैं, क्रियाकारक जो होते हैं, ये हमेशा कौन सी साइड लिखे जाते हैं? LHS यानी बाईं ओर। कौन सी ओर? बाईं ओर। और क्रियाफल या उत्पाद कौन सी ओर? दाईं ओर, यानी तीर के चिन्ह के दाईं ओर। तीर के चिन्ह के दाईं ओर। आई बात समझ में? तो दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई। रासायनिक समीकरण या शब्द समीकरण, यानी समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन से? शब्द समीकरण, और नंबर दूसरे कौन से होते हैं? रासायनिक समीकरण। उससे पहले आपको अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा आनी चाहिए कि भाई अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक कहते हैं। और दूसरा मैंने बताया, उत्पाद या क्रियाफल किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। ओके, आगे अब मैं आपको बता रहा हूं आपके सिलेबस के अनुरूप, और आपके सिलेबस में बताया गया है कि भाई शब्द समीकरण किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझना कि शब्द समीकरण, क्योंकि जो अपने क्या होते हैं, ये समीकरण जो होते हैं ना, समीकरण जहां रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं, एक नया पदार्थ बनाए, इन समीकरण को मैंने आपको बताया कितने प्रकार होते हैं। इसके दो होते हैं, एक शब्द समीकरण और दूसरे होते हैं कौन से? रासायनिक समीकरण। तो नंबर एक, ध्यान देना, नंबर एक कौन से आपको मैं पहले बताने जा रहा हूं? शब्द समीकरण। कौन से? शब्द समीकरण। तो ध्यान देना, समझना, शब्द समीकरण यानी आपकी डेफिनेशन बता रहा हूं, नोट करना, हैंड डालना, शब्द समीकरण। ठीक है ना? प्रश्न बनता है आपका, वैसे यहां पर प्रश्न बनता है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं। आई बात समझ में? प्रश्न ऐसे बनता है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन लिखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना परिभाषा पर, मैं पहले भी बोल चुका हूं परिभाषा आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लेने वाले? भाग लेने वाले क्रियाकारकों, किसको? क्रियाकारक। तीनों नाम एक ही हैं, अभिकारक कह दो, क्रियाकारक कह दो, अभिकर्मक कह दो, कोई अंतर नहीं, कोई सा भी आप शब्द का यूज कर सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, भाग लेने वाले क्रियाकारकों, क्रियाकारकों एवं बनने वाले, किस कौन से? बनने वाले, ध्यान देना, क्या होने वाले? बनने वाले उत्पादों, किसको? उत्पादों। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं उत्पादों, किसको? उत्पादों को उत्पादों को शब्दों में
शब्दों में। किसमें? शब्दों में। शब्दों का मतलब होता है हिंदी वर्णमाला में। किसमें? हिंदी वर्णमाला में। अपनी जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें। तो देखिए, बनने वाले उत्पादों को शब्दों में, किसमें? शब्दों में व्यक्त करके, शब्दों में व्यक्त करके, ध्यान देना, व्यक्त करके बनाया गया, व्यक्त करके बनाया गया समीकरण, व्यक्त करके बनाया गया समीकरण क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। बहुत इजी डेफिनेशन, बनाया गया समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है। भाई शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों, एवं बनने वाले उत्पादों को शब्दों में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। क्लियर? एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं कैसे समझना कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को शब्दों में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था आपके लिए कि जैसे भाई जिंक, तो देखिए जिंक को शब्दों में कैसे लिखेंगे कि भाई जिंक प्लस, क्योंकि आप जानते हैं यदि एक से अधिक अभिकारक हैं या एक से अधिक क्रियाकारक हैं या एक से अधिक क्या है? अभिकर्मक हैं, तो उनके मध्य में हम क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस का, यानी धन का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार अगर एक बनने वाले एक से अधिक उत्पाद हों या क्रियाफल हों या प्रोडक्ट हों तो उनके मध्य में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और अभी मैंने बताया कि जो क्रियाकारक होते हैं या अभिकारक हैं या अभिकर्मक हैं, क्या है? अभिकर्मक, वो हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं, यानी तीर के चिन्ह के बाईं ओर, और क्रियाफल या उत्पाद जो होते हैं वो तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाते हैं। कौन सी ओर? दाईं ओर। तो ध्यान देना, जिंक किससे क्रिया कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे क्रिया कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। ध्यान देना, किससे क्रिया कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और मैंने कल आपको बताया था क्या बना रहा है? ध्यान से, क्या बना रहा है? यह बना रहा है जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक से अधिक उत्पाद हैं, और जब एक से अधिक उत्पाद होते हैं ना तो क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जिस प्रकार एक से अधिक क्या है? क्रियाकारक हैं, तो उनके मध्य में क्या लगा दिया हमने? प्लस का चिन्ह। उसी प्रकार एक से अधिक उत्पाद या क्रियाफल होते हैं तो रासायनिक अपक्रिया को जो हम व्यक्त करते हैं या शब्द समीकरण के रूप में उनको जब हम व्यक्त करते हैं किसी रासायनिक परिवर्तन को, तो उनके मध्य में हम क्या लगा देते हैं? धन का चिन्ह लगा देते हैं या प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा समीकरण है? यह है शब्द समीकरण। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी वर्णमाला का उपयोग किया है कि नहीं किया है? हिंदी वर्णमाला का उपयोग किया है। हिंदी के अक्षर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हमने हिंदी के अक्षर लिखे हैं। तो कौन सा समीकरण हो गया? ये शब्द समीकरण हो गया। कौन सा हो गया? शब्द समीकरण। बताइए किसकी? बहुत समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको समझाया है आपको। तो देखिए शब्द समीकरण जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बनाया है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाया है? हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में? अब इसी में मैं आगे इसको बता रहा हूं कि भाई मैंने बता दिया समीकरण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 शब्द समीकरण और नंबर दूसरे हो गए रासायनिक समीकरण। अब आप देखना रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब तक आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? अब तक हमने पढ़ा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को शब्दों में व्यक्त करके
बनाया गया समीकरण, शब्दों में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। अब रासायनिक समीकरण, केवल आपको इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा ही चेंज करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा ही चेंज करना है। चेंज क्या करना है? समझना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में लिखना, ये सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में क्या करना? लिखना। क्या कहलाता है? शब्द क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो शब्द है ना, शब्द, उन शब्दों को अगर हम प्रतीकों के रूप में लिख दें, उनको हम अणुसूत्रों के रूप में लिख दें, वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, डेफिनेशन पर बहुत इजी परिभाषा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लेने वाले? भाग लेने वाले क्रियाकारकों, कुछ भी लिख लेना, क्रियाकारक भी कह देते हैं इनको, अभिकारक भी कह देते हैं इनको, अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को, एवं बनने वाले उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में, उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में, किसके रूप में? प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। गौर देना मेरी बात पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, और इसमें क्या कर रहे थे हम? शब्दों में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण। यहाँ किसका उपयोग कर रहे थे हम? शब्दों का। यहाँ किसका उपयोग कर रहे हैं? यानी जो शब्द हैं, जो शब्द हम लिख रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, उन शब्दों के सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में, उन शब्दों को सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में क्या करना? व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे सुनिए उदाहरण के लिए, जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn। क्या होता है? Zn। क्या लगा दिया? प्लस। क्या लगा दिया? प्लस। क्यों? क्योंकि एक से अधिक क्या हैं? क्रियाकारक हैं। क्या है? क्रियाकारक हैं। आगे क्या है फिर? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। क्या लगा दिया? तीर का चिन्ह, जो किसको व्यक्त करता है? रासायनिक अभिक्रिया को। किसको व्यक्त करता है? रासायनिक अभिक्रिया को। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2। ठीक है ना? H2। ठीक है ना? और गैसें जो होती हैं वो उनका हमेशा क्या होता है? उत्सर्जन होता है, निकास होता है। उत्सर्जन और निकास को हमेशा इस प्रकार, यानी इस तीर के चिन्ह, यानी ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह नोक लगाते हैं, इस तरह तीर के चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, Zn, जिंक, Zn प्रतीक लिखा कि नहीं लिखा मैंने?
सल्फ्यूरिक अम्ल का मैंने सूत्र लिखा कि नहीं लिखा, H2SO4 क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सूत्र मैंने लिखा कि नहीं लिखा, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। कौन सा समीकरण हुआ, ये हुआ रासायनिक समीकरण। कौन सा हुआ, रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों को सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर, आई बात समझ में। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण और मैं आपको इसमें बता देता हूं, या एक उदाहरण द्वारा और मैं समझा देता हूं कि जैसे मैं कहूं आपके लिए कि भाई मैग्नीशियम, कल ही मैंने उदाहरण दिया था कि मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन, रिबन मतलब फीता, मैग्नीशियम के रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, श्वेत चूर्ण। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, एक श्वेत चूर्ण होता है। कैसा होता है, श्वेत चूर्ण। तो देखिए समझना, अब मैं लिख रहा हूं कि भाई मैग्नीशियम, समझना, मैग्नीशियम, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम सक्रिय धातु होती है, रेगमाल से उसको साफ किया, कल भी बताया था, और ऑक्सीजन के साथ उसकी क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ उसकी क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है भाई, ये इसमें बन रहा है, प्रिय छात्र छात्राओं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए कौन सा समीकरण नजर आ रहा है आपको, ये कौन सा नजर आ रहा है, शब्द समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इस रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में व्यक्त किया, रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों हुई है, क्योंकि नया पदार्थ बना है, रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में मैंने बताया था क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, और जहां पर नया पदार्थ बनता है इसका मतलब क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो गौर देना, रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, कि हुई है कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो श्वेत चूर्ण होता है। कैसा होता है, श्वेत चूर्ण होता है। तो देखिए समझना, कौन किस में व्यक्त किया है मैंने इसको, रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में व्यक्त किया है, शब्दों में। किस में व्यक्त किया है, शब्दों में। क्यों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारों और बनने वाले उत्पादों को शब्दों में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण। तो देखो शब्दों में व्यक्त किया है कि नहीं किया है, हिंदी वर्णमाला का उपयोग किया है कि नहीं किया है। तो देखिए कौन सा समीकरण हो गया, शब्द समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, शब्द समीकरण हो गया, लिखा दिया मैंने। अब इसको मैं रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करूं, तो देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, या मैग्नीशियम का जो प्रतीक, सूत्र तो नहीं कह सकते, प्रतीक कह दो, संबल कह देते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Mg। क्या होता है, Mg, ठीक है ना, Mg। परमाणु क्रमांक 12 होता है मैग्नीशियम का, Mg प्लस ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। क्या बन रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा चूर्ण होता है, श्वेत चूर्ण है। कैसा है, श्वेत चूर्ण है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए यहां पर 2 लगा देते हैं और यहां पर 2 लगा देते हैं। क्लियर। अब देखिए कि मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो देखिए मैंने शब्द समीकरण जो था इसको सूत्र और प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया कि नहीं किया। और जब अभिकारक या उत्पादों को हम सूत्र और प्रतीकों के रूप में जब व्यक्त कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। कौन से समीकरण के नाम से जानते हैं, रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो देखिए समीकरण कितने प्रकार के हो गए, 2। नंबर 1 शब्द समीकरण और नंबर दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। कौन से हो गए, रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में, तो गौर देना।
क्योंकि शब्द समीकरण में बनने वाले जो क्रिया कारक होते हैं, शब्द समीकरण में बनने वाले जो क्रिया कारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, यानी बनने वाले मतलब जो भाग लेने वाले क्रिया कारक होते हैं और बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, उनको किसमें, शब्दों में व्यक्त करके, किसमें व्यक्त करते हैं, शब्दों के रूप में व्यक्त करके बनाया गया समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। और जबकि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक और बनने वाले उत्पादों, सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया समीकरण, यानी जो समीकरण है कितने प्रकार होते हैं, समीकरण दो प्रकार होते हैं, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। तो दोनों को आप अपनी नोट कर लेना, दोनों डेफिनेशनों को, और उदाहरणों से सहायता से ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसमें अगला टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें जो अगला टॉपिक है वो है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होते हैं, कौन से होते हैं, नंबर एक होते हैं कंकाली, कैसे, कंकाली समीकरण। और नंबर दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण। एक तो होते हैं कंकाली समीकरण जिसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस समीकरण भी कह देते हैं, असंतुलित समीकरण भी कह देते हैं। और दूसरे होते हैं अपने कौन से, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन से होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक होते हैं असंतुलित या कंकाली, कौन से, कंकाली, कौन से, कंकाली, कंकाली, या जिनको हम क्या बोल देते हैं, असंतुलित, अनबैलेंस। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और जितनी भी वीडियो हम आपको, जिन सब्जेक्टों की हम आपको भेज रहे हैं उनको आप अधिक से अधिक पढ़ो, उनको रिवाइज करो और उनकी आप अधिक से अधिक मेहनत करो। और जितने भी आपके और मिलने वाले जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी इस अपने जो ऑनलाइन क्लास है जय VDS के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास की सौगात दी जा रही है उसके बारे में अवगत कराएं। थैंक्स। ओके।